दोस्तों, आज की कहानी जो हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक ऐसी अनजान दुनिया से ताल्लुक़ रखती है जिसका आम इंसानों और उनकी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। और तो और इनका रहन सहन भी हम सब से काफ़ी अलग था। मगर एक दिन दुनिया के एक रहस्यमय कबीले की हस्ती खेलती ज़िंदगी तब उजड़ गई जब उन पर चंद बाहरी लोग आक्रमण कर देते हैं। ऐसे में ये हमला क्यों हुआ था? बिना गोली बारूद किए जनजाति के युद्ध से अपनी रक्षा कर पाती है? इस मुसीबत से पार ये देखना वाकई काफ़ी दिलचस्प होगा। कहानी का नाम है अपोकलिप्टो और इसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये कहानी कितनी शानदार होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत पृथ्वी के एक कोने पर मौजूद दुनिया के सबसे घने और हरे भरे जंगलों से होती है, जहाँ की ऊंचे ऊंचे पेड़ तमाम तरीकों के रहस्यमय जीव से लेकर मोटी मोटी चट्टानों को भी छुपाने का दमखम रखते हैं। इन्हीं जीवों में सबसे खतरनाक होता है इंसान। इंसानों से भरे ऐसी एक कबीले का बसेरा इसी खौफनाक जंगल में था, जो खुद को जिंदा रखने के लिए शिकार किया करता था। रोजाना की तरह आज भी ये लोग शिकार की तरफ निकले हैं। पूरा जंगल इनका घर होने की वजह से इन्हें वहाँ के हर एक कोने कोने की खबर थी और इसी हिसाब से उन्होंने अपने शिकार को दबोचने के लिए तमाम तरीकों के जाल बिछाए हुए थे। थोड़ा बहुत इंतजार करने के बाद उन्हें अपनी बिछाए हुए फंदे में हल्की सी हलचल सुनाई देती है, जिसके बाद वो सभी उस तरफ भागने लगते हैं। यहाँ उन्हें एक सूअर दिखाई देता है जिसका पैर एक फंदे से जा टकराता है और नुकीली लकड़ी उस सूअर के शरीर में छेद कर देती है, जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। मरे हुए सूअर को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये सभी के सभी मौज मस्ती के साथ उसके शरीर को फाड़कर तमाम हिस्सों से अलग अलग कर रहे थे। कोई उसके जिगर को खाकर नाच रहा था और किसी को उसके लेग पीस को चखकर मजे आ रहे थे। सभी बड़े ही चाव से शिकार के मांस का लुत्फ उठा रहे थे। इसी बीच उनमें से एक जैगुआर पाव को हल्की सी खुदखुदाहट सुनाई देती है, जो पास में ही मौजूद झाड़ियों से आ रही थी। वो तुरंत खड़ा होता और झाड़ी के मौजूद पीछे छुपे हुए लोगों से तेज आवाज में उन्हें यहाँ होने का कारण पूछता है। हर कोई जैगुआर पाव की इस काबिलियत को देखकर हैरान था, क्योंकि उसका ये अंदाज बिल्कुल सही था। दरअसल झाड़ियों के पीछे दूसरी जनजाति के लोग छुपे हुए थे। उसके सवाल करते ही वो अपनी अपनी जगह से बाहर निकलते हैं और जैगुआर से उनके रास्ते से गुजरने की गुजारिश करते हैं। इसके बदले में वो उसके सामने 4 बड़ी बड़ी मछलियों को रख देते हैं और इसके विपरीत वो उन्हें अपने द्वारा शिकार किए गए सूअर का एक टुकड़ा तोहफे के तौर पर देता है, जो कि उस जंगल का एक तरह का रीति रिवाज था, जहाँ जब भी कोई जनजाति एक दूसरे का रास्ता इस्तेमाल करती है फिर उनकी मदद मांगती है तो उसके बदले में उन्हें सम्मान के तौर पर कुछ न कुछ भेंट देनी पड़ती है, जिससे उनके बीच की आपसी दोस्ती बनी रहे। इसके बाद हम जंगल के बीचों बीच से बहुत ढेर सारे आदिवासी निकलते हुए देखते हैं। वो जहाँ से जाने लगते हैं, मगर जैगुआर की नज़र में कुछ खटखट आता है, क्योंकि उनमें से अधिकतर की हालत बहुत ही बुरी तरह से जख्मी थे। वो उनसे पूछता है कि आखिर उन लोगों की ये हालत कैसी हुई। तो एक आदिवासी बोलता है कि हमारा कबीला तबाह हो चुका है, अब हम किसी दूसरी जगह पर जिंदगी की नई शुरुआत के लिए जा रहे हैं। जैगुआर जानना चाहता है कि आखिर उनकी ये हालत किसने की। वो उनके पीछे जाने लगता है, परंतु उसके पिता फ्लिन स्काई, जो कि इस कबीले के सरदार हैं, वो उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं। तो जैगुआर रुक जाता, लेकिन उसके दिलो दिमाग इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि सब कुछ सही है। अब सभी लोग वापस अपने कबीले में लौटते हैं। यहाँ हर कोई उनके द्वारा किए गए शिकार को देखकर खुश था और रात में एक छोटा सा जश्न होता है, जहाँ पर सभी नाच गा रहे थे सिवाय जैगुआर के। वो अभी भी सुबह हुई उस घटना को भूल नहीं पा रहा है। उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सीवन उसे अपने पास लेटाकर सुलाने की कोशिश करती है। सपने में जैगुआर को वही आदमी दिखाई देता है जिसने उसे सुबह मछलियां दी थी। ये आदमी काफी घायल था, उसका पेट बुरी तरह से कटा हुआ था और वो मदद की गुहार मांग रहा था। अब चारों ओर सिर्फ कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी और व्यक्ति जैगुआर से चिल्लाते हुए वहां से भागने की गुहार कर रहा था। इस दिल दहलाने वाले सपने से अचानक उसकी आंख खुलती है, मगर जब उसकी नजर बाहर जाती है तो वास्तव में बाहर कुत्ते भौंक रहे थे, जिसे वो घबरा जाता है। मैं बेहद खतरनाक दिल दहलाने वाला आदिवासी दिखाई देता है। इसका नाम ज़ीरो वॉल्फ था। ये अपने आदमियों के साथ इस जंगल में छुपा हुआ था और उसके एक इशारा करते ही उसके सभी आदमी मशाल लेकर करके बाहर निकलते हैं। इस दौरान जैगुआर को बाहर कुछ जलती हुई मशालें दिखती हैं। वो समझ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो तुरंत अपनी पत्नी सीविन और बेटे टर्टल को जल्दबाजी में घर से बाहर लाता है। उन्हें एक सूखे पड़े हुए कुएं में रस्सी के सहारे नीचे भेजता है। इस बीच एक हमलावर जैगुआर को देख लेता है और भागते हुए उसकी तरफ बढ़ता है।
अब वो जल्दी जल्दी में रस्सी बीच में ही छोड़नी पड़ती है उसे, जिसकी वजह से उसकी पत्नी को चोट भी लग जाती है, मगर वो जिंदा थे फिलहाल। वही हमलावर को भी मालूम पड़ चुका था कि उसकी पत्नी और बच्चे अंदर छिपे हैं और इसीलिए अब जगुआर के पास उस आदमी को जान से मारने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि वो जल्दी ही उनके पास वापस आएगा, अभी उसके लोगों को उसकी जरूरत है। सीवन उसे रोकती है और जाने से मना करती है, लेकिन अपनी पत्नी को वापस आने का वादा करके वो वहां से चला जाता है। परंतु जब तक जगुआर वहां पहुंचता, उसका कबीला पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था। सभी लोगों को बंदी बना दिया गया था, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था, तो वहीं कुछ महिलाओं के साथ दरिंदगी की जा रही थी। वहां वो अपने लोगों को बचाने के लिए पहुंचता है, लेकिन तभी उसका मुकाबला होता है मिडल आई से, जो अपने चाकू से उस पर हमला करता है, मगर जगुआर उसका चाकू पकड़कर उसकी तरफ मोड़ देता है। पर इससे पहले कि जगुआर मिडल आई को मारता, यहाँ पर उनका सरदार जीरो वॉल्फ आ जाता है और पीछे से हमला करके उसे बंदी बना लेता है। हालांकि मिडल आई से अपनी ये बेइज्जती देखी नहीं जाती और इसीलिए वो निहत्थे जगुआर को मारना चाहता है, लेकिन सरदार उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उसे जगुआर जैसे बहादुर योद्धा की जरूरत थी। यहाँ जगुआर बंदी बने अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कबीले को ना बचा पाने के लिए माफी मांगता है। इसी दौरान मिडल आई उसे ऐसा कहते हुए सुन लेता और समझ जाता है कि यही उसके पिता है। इसीलिए अपनी हार का बदला लेने के लिए वो जगुआर के सामने ही उसके पिता को मार डालता है। वो अपने पिता को छोड़ने की लाख गुजारिश करता है, उनकी जान बख्शने के लिए भीख मांगता है, लेकिन मिडल आई उसकी एक भी नहीं सुनता और इसके बाद वो जगुआर को भी मारकर बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सभी साथियों को बंदी बना देखता है और फिर उसकी नजर कुएं की तरफ जाती है, जहां पर उसकी गर्भवती पत्नी और बेटा छुपे थे। तभी सरदार का बेटा कटरॉक उसे कुएं की तरफ देखते हुए देख लेता है और उसे कुएं में किसी को छुपने होने का शक होता है। वो कुएं के पास जाता है, उसमें झांकता है, लेकिन वहां कोई उसे दिखाई नहीं देता क्योंकि सीविन और उसका बेटा एक छोटी सी जगह में छुपे हुए थे। अब कटरॉक को कुएं के अंदर जाते हुए एक रस्सी नजर आती है तो वो उस रस्सी को काट देता है, यानी कि अब सीविन और उसका बेटा वहीं फंस चुके हैं। इसके बाद अब ये लोग इन सभी को जानवरों की तरह लकड़ी में बांधकर जंगलों से गुजरते हुए ले जा रहे थे। थोड़ी दूर चलने के बाद इन्हें वो आदिवासी भी दिखाई देते हैं जिसे सुबह उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने वहां से जाने के लिए रास्ता मांगा था। ये सभी भी उन लोगों को बंदी बना चुके थे और अब ये सब के सब एक लंबे सफर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहां पर इन्हें ठंडे पानी वाली नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से निकलना पड़ता है और फिर दिन रात के इस खतरनाक रास्ते को पार करने के बाद आखिरकार वो लोग उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें पहुंचना था। ये जगह ढेर सारी लाशों से भरी हुई थी, जिसे देखकर ऐसे समझ में आ रहा था कि किसी महामारी ने उन्हें घेर रखा है। यहाँ पर एक बच्ची भी होती है जो उन खूंखार आदिवासियों को देखकर उठ खड़ी होती है और एक भविष्यवाणी करती है। वो कहती है कि बहुत ही जल्द पवित्र समय आने वाला है और फिर दिन रात में बदल जाएगा, एक आदमी तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाएगा और इसके बाद तुम्हारे पूरे साम्राज्य का अंत हो जाएगा। ये सारी बातें सुनकर ये लोग यहाँ से आगे चले जाते हैं, जहाँ पर एक गांव आता है। ये गांव पूरा मजदूरों से भरा हुआ था, सभी काम में लगे हुए थे। फिर आगे उन्हें एक भीड़ भाड़ वाला बाजार नजर आता है, जहाँ पर कबीले का सरदार जीरो वॉल्फ एक आदमी से मिलता है, जो उसे पूछता है कि कितनी औरतें हैं। वो कहता है कि जितनी भी हैं सब बिल्कुल जवां और हसीन है, मुझे उनके अच्छे पैसे चाहिए, जिसके बाद बंदी बनी महिलाओं को वहीं बीच बाजार में बेच दिया जाता है और पैसे जेब में रखकर बाकी बचे लोगों को आगे एक कत्ल खाने में ले जाया जाता है। इस जगह पर बहुत भीड़ होती है और चारों तरफ ढोल नगाड़े बज रहे थे। लोगों की बलि दी जा रही थी ताकि वो अपने ईश्वर को खुश कर सके। इन सभी को एक सुरंग के जरिए वहां ले जाया जाता है, जहां बलि चढ़ाने का चित्र बना हुआ था। इसे देखकर सभी की रूह कांप जाती है और वो समझ जाते हैं कि अब वो बचने वाले नहीं है। ऐसे में जीरो वॉल्फ अपने ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए एक आदमी को वहां पर बलि की घाट चढ़ा देता है और जिंदा ही उसके दिल को बाहर निकाल लेता है। ये मंजर देखकर सभी लोग डर के मारे कांप उठते हैं। इसके बाद बारी आती है जगुआर की। उसे भी आगे भेजा जाता है। वो अपने अंतिम क्षणों में अपनी पत्नी को याद करता है, जो अभी भी उसी कुएं में फंसी हुई उसकी राह देख रही है। वो ईश्वर से प्रार्थना करती है कि उसकी मदद करे और ईश्वर उसकी आवाज़ सुन लेते हैं। जैसे ही पुजारी उसका दिल निकाल कर ईश्वर को चढ़ाने जा रहा था, तभी आसमान में अचानक से सूर्य ग्रहण लग जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से पुजारी वहीं रुक जाता है और कुछ मंत्र पढ़ने के बाद उन सभी लोगों को एक दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये एक खुला हुआ मैदान होता है जिसके आगे झाड़ियाँ थी
अब इन सब से कहा जाता है कि तुम लोग अगर अपने जंगल से भाग कर जा सकते हो तो जाओ। ये उनके लिए एक मौका था यहाँ से आज़ाद होने का। और जैसे ही वो लोग भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, पीछे से सरदार का बेटा कट्रॉक और इसके साथ ही एक एक करके उन लोगों पर तीर और चाकू चलाकर मौत के घाट उतार देते हैं। फिर बारी आती है जगुआर की। वो उसके साथ एक और बंदी को भागने के लिए कहते हैं। जगुआर के साथी को वो तुरंत तीर लगता है और वो वहीं मारा जाता है। एक तीर जगुआर को भी लगता है जो उसकी पीठ के आर पार चला जाता है, लेकिन इससे उसकी मौत नहीं होती। तभी वहां कट्रॉक जाता है और वो अपने चाकू से जगुआर का खेल खत्म करने ही वाला था कि अचानक जगुआर अपने शरीर में लगे तीर की नोक को तोड़कर सरदार के बेटे की गर्दन को चीर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जगुआर उन खूंखार आदिवासियों से बने प्रोटेक्टिव मैदान में उसी बेटे के खून से रंगकर जंगल की तरफ बढ़ जाता है। रास्ते में उसे एक मैदान मिलता है जहां पर हजारों लोगों की लाशें पड़ी थी, वो भी सारी सरकटी। अब यहाँ से आगे जाने पर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। इधर दूसरी तरफ अपने बेटे को इस तरह मृत देखकर जीरो वॉल्फ का खून खौल जाता है। वो अपने आदमियों के साथ जगुआर को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ वो लोग उसी पेड़ के नीचे से आगे निकलते हैं जिसके ऊपर वो बैठा था, लेकिन वो उसे देख नहीं पाते। तभी थोड़ी दूर आगे चलने पर जीरो वॉल्फ की नज़र अपने आदमी के कंधे पर लगे खून पर पड़ती है, जो कि उसका नहीं। और यहाँ आप सरदार को समझते हुए देर नहीं लगती कि उसका दुश्मन जंगल में पेड़ों पर कहीं छुपा है। इसीलिए अब सब के सब वापस जगुआर को ढूंढने के लिए पीछे की तरफ मुड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस पेड़ पर जगुआर बैठा हुआ था, वहां उसके सामने खतरनाक जगुआर का बच्चा टहल रहा था। मगर जगुआर को खतरा उसी जंगली जानवर से नहीं होता, बल्कि सामने खड़ी उसकी माँ से होता है, जिसे देखते ही जगुआर जान बचाने के लिए वहां से भागता है और मादा जगुआर भी इसका शिकार करने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। उसे लगता है कि वो उसके बच्चे के लिए खतरा है जो शायद उन दोनों को जुदा कर सकता है। इस भागा दौड़ी के बीच जगुआर के रास्ते में जीरो वॉल्फ का एक आदमी आता है जो उस पर हमला करने ही वाला था। तभी पीछे से आ रही मादा के सामने वो आदमी पड़ जाता है और वो उसे कच्चा चबा डालती है। आखिरकार एक बार फिर से जगुआर की जान बच जाती है, लेकिन इसमें वो मादा मारी जाती है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि ये मुसीबत टल गई, क्योंकि जिंदगी और मौत के इस खेल में खुद को जिंदा रखने के लिए जगुआर भागते भागते एक झरने के पास पहुंच जाता है, जहाँ पीछे खड़े थे खून के प्यासे जीरो वॉल्फ और उसके साथी, और आगे मौजूद था गहरा झरना जहाँ से कूदने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। परंतु बहादुर जगुआर इतनी आसानी से उनके हाथ नहीं आने वाला। वो कुछ सेकंड के लिए शांति से सोचता और फिर बिना मौत की फिक्र किए झरने में छलांग लगाता है। और किस्मत का धनी जगुआर यहाँ भी बच जाता है और तैरते हुए किनारे पर आ जाता है, जहाँ से ऊपर खड़े वो जीरो वॉल्फ और उसके लोगों को शेर की तरह ललकारता है, क्योंकि वो अब अपने जंगल में आ चुका है। उस जंगल में जहाँ से उसका बचपन गुजरा, जिसमें सदियों से उसके पूर्वजों ने राज किया, और उसकी आने वाली पीढ़ी भी यह शिकार करेगी। वो दहाड़ते हुए जीरो वॉल्फ से कहता है कि ये जंगल मेरा घर है, यहाँ मेरे परदादा ने शिकार किया, मेरे पिता ने शिकार किया, और मेरा बचपन भी यहीं शेरों की चमड़ियों को उधड़ते हुए निकला, और आने वाले समय में मेरा बेटा भी यहाँ शिकार करेगा। अगर तुम में दम है तो आ जाओ, एक एक करके मैं तुम्हें देख लूंगा। ये सुनकर जीरो वॉल्फ के पीछे खड़े एक आदमी को उस लड़की की भविष्यवाणी याद आती है, जिसने उन्हें बताया था कि तुम सबका अंत एक आदमी की वजह से होगा जो तुम्हें दूसरी जगह पर लेकर जाएगा, और फिर तुम लोग कभी वापस नहीं आओगे। वो आदमी जीरो वॉल्फ को वापस चलने की सलाह देता है, मगर सरदार के दिमाग में तो खून सवार था। उसे तो बस अपनी बेटी की मौत का बदला लेना था। आखिर ऐसे कैसे वो अपने दुश्मन को छोड़ सकता है। वो फौरन उस आदमी के पेट में चाकू मारकर उसका मुंह बंद कर देता है, और फिर ये सभी खूंखार आदिवासी एक एक करके झरने से कूदने लगते हैं, जिनमें से एक आदमी की पत्थर से टकराकर मौत हो जाती है, लेकिन बाकी बच जाते हैं और जगुआर का पीछा करने लगते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए जंगल के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ भागता रहता है। तभी अचानक एक दलदल में गिर जाता और ये दलदल काफी जानलेवा था। इसमें जगुआर जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर धंसता जा रहा था। पर कुछ देर बाद वो किसी तरह दलदल से बाहर निकलता है, और जब वो बाहर निकलता है तो पूरी तरह से बदल चुका था। वो खुद को एक तक देखता है और फिर जोर से चिल्लाकर कहता है कि मेरा नाम जगुआर पाव है, मैं जंगल का राजा हूँ, मुझे यहाँ से निकालने का दम किसी भी माई के लाल में नहीं है। इसके बाद न जाने उसके अंदर कैसी अद्भुत शक्तियाँ आ जाती है। वो एक एक करके जीरो वॉल्फ के लोगों को मारना शुरू करता है। सबसे पहले वो एक आदमी के ऊपर मधुमक्खी का पूरा छत्ता छोड़ देता है,
दूसरे को वो मेढक के जहर से मार देता है और फिर उसके सामने आता है वो शख्स जिसने उसके पिता की जान ली थी, यानी कि मिडेल आई। मिडेल आई को देखकर जैगुआर को अपने पिता की याद आ जाती है। आखिर कैसे उन्होंने बचपन से उसे बड़ा किया। अब जैगुआर के सामने एक हथियार दिखाई देता है, वो उसकी तरफ भागता है। वहीं दूसरी तरफ सामने से मिडेल आई उसे मारने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से टकराने ही वाले होते हैं कि जैगुआर पैर के सहारे हथियार को उठाकर मिडेल आई के सर पर वार करता है, जिससे कि उसकी वही मौत हो जाती है। आखिरकार उसने अपने पिता की मौत का बदला ले लिया। इतनी देर में अचानक से बारिश शुरू हो जाती है, जिसे देखकर जैगुआर को अपनी पत्नी और बच्चे की याद आती है, क्योंकि वो अभी भी उसी कुएं में फंसे हुए हैं। तेज बारिश होने की वजह से कुएं के अंदर पानी भरता जा रहा था। इसी बीच जैगुआर वहां पहुंचता है और अपनी बीवी बच्चों को आवाज लगाता है। तभी वहां जीरो वॉल्फ के और आदमी भी आ जाते हैं। जैगुआर अपनी बीवी बच्चों की जान बचाने के लिए कुएं से थोड़ा दूर रहता है ताकि वो लोग उन्हें ना देख पाए, लेकिन वो दोनों आदमी उन्हें देख लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कबीले का सरदार जीरो वॉल्फ अभी भी उसके पीछे लगा हुआ था। तभी न जाने क्यों जैगुआर रुक जाता है ताकि जीरो वॉल्फ को उस पर निशाना लगाने का मौका मिल सके। वो एक जोरदार तीर उस पर छोड़ता है जो कि सीधे जाकर जैगुआर के दिल के ऊपर लगता है। इससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद वो जीरो वॉल्फ को दोबारा ललकारता है और निहत्ते खड़े जैगुआर की तरफ जीरो वॉल्फ अपनी चाकू लेकर दौड़ता है। लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकरा जाता है। असल में ये कुछ और नहीं बल्कि एक फंदा होता है। जी हाँ, वही फंदा जैगुआर के कबीले वालों ने जंगल के कोने कोने में लगाकर शिकार किया करते थे, और आज इसमें कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि जीरो वॉल्फ फंस चुका है। और देखते ही देखते उसका भी वही हाल होता है जो कहानी की शुरुआत में सुअर का हुआ था, और उसकी मौत हो जाती है। हालांकि अभी भी जैगुआर को उसके 2 अन्य लोगों को मारना बाकी था। साथ साथ समय रहते उसे अपनी पत्नी को बचाना भी है। अब वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इससे पहले वो लोग उस पर हमला करके उनकी नज़र समुंदर से आ रहे बड़े बड़े जहाज पर पड़ती है और सब वहीं रुक जाते हैं। ये लोग उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उनका पहनावा काफ़ी अलग था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे कोने से आए हुए उनका उसे जंगल में आने के पीछे क्या इरादा था, ये उनमें से किसी को भी नहीं पता। इसीलिए आपसी दुश्मनी को छोड़कर वो लोग अपनी अपनी जान बचाना ही बेहतर समझते हैं। जैगुआर भी तुरंत कुएं के पास जाता है जहां पर उसकी पत्नी एक नवजात शिशु को जन्म देती है। वो उन्हें बाहर से निकालता है और जंगल के भीतर दूसरे छोर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच सीवन की नज़र उन बाहरी लोगों पर पड़ती है। वो चाहती थी कि जैगुआर उनसे मदद मांगे क्योंकि उनका कबीला पहले ही खत्म हो चुका है, मगर होशियार जैगुआर अच्छे से जानता है कि किसी पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेना उसके लिए सही नहीं है। जब खुद उसके जंगल की दूसरी जनजाति उसकी जान की दुश्मन बन बैठी है, तो आखिर ये बाहरी लोग न जाने उनका क्या सुलूक करेंगे। ऐसे में वो अपनी पत्नी को वापस जंगल में चलने के लिए कहता है। आखिर वही तो उनका घर है। शायद उसका ये फैसला सही भी है, क्योंकि हाथ में आधुनिक हथियार लिए हुए ये यूरोपियन लुटेरे जंगल पर कब्जा करने आए थे। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। ये कहानी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी और अमेजिंग थी। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।